गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीडियो 2, टॉपिक होगा मोशन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि मोशन को फिजिक्स में कहाँ पढ़ा जाएगा। तो मोशन को फिजिक्स में मैकेनिक्स नाम के ब्रांच में रखा गया है। कहाँ रखा गया है सर? मैकेनिक्स में, है ना। और फिर बताया आपको हमने कि मैकेनिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। मैकेनिक्स को कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन? काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है। अब आज हम लोग जानेंगे, यहां से काइनेमेटिक्स की शुरुआत करेंगे कि आखिर ये काइनेमेटिक्स बता चुके हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो मोशन में आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? तो आपको बता चुके हैं, मोशन का वह ब्रांच द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals about the motion of an object without its cause is called काइनेमेटिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच जो हमें मोशन के बारे में बताएगा, लेकिन उसके कारणों के बारे में नहीं बताएगा कि आखिर ये मोशन अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सिर्फ मोशन के मैग्नीट्यूड, कैलकुलेशन के बारे में बताएगा कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस, कितना एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़, इन सभी चीज़ों को जहाँ पर हम पढ़ेंगे, फिजिक्स के उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स नाम दिया गया। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं काइनेमेटिक्स से। अब हम लोग काइनेमेटिक्स में जानेंगे बच्चों। जैसा कि हमको मोशन पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट क्या है। कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, या सीधी सीधी बात कि सर मोशन कहते किसको हैं। ओके, तो बताइए फिर ये मोशन क्या है, मोशन से क्या समझते हैं, व्हाट इज मोशन? बता सकते हैं? तो मोशन इज ए कंसेप्ट। मोशन को बताने के लिए कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, मोशन को बताने के लिए बच्चों हमको ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जर्वर का भी जरूरत पड़ेगा। ऑब्जर्वर यानी जिसके लिए हम मोशन में हैं। एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट हो सकता है, वही वस्तु किसी के लिए मोशन भी हो सकता है। एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट, जैसे एक एग्जांपल, अगर मान लिया जाए हम कहें कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो बताइए आपके लिए हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। कैसे सर? कैसे रेस्ट में है सर? क्योंकि आपके लिए हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक आदमी जो सूरज पर चढ़ा हुआ है और वो हमको देख रहा है, तो चूंकि हमको पता है कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सॉरी,
हमको पता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो वो सूरज पर है और हम पृथ्वी पर। तो जब वो हमको देखेगा तो हम कैसा नजर आएंगे? पृथ्वी के साथ साथ हम भी उसको घूमते हुए नजर आएंगे। यानी कि उसके लिए कभी यहाँ नजर आएंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। यानी उसके लिए हमारा पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। लेकिन आपके लिए हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम यहीं पर खड़े हैं, आपके लिए हम रेस्ट हो गए और दूसरे के लिए जो सूरज पर है उसके लिए हम मोशन हो गए। तो एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट भी हो सकता है, वही वस्तु किसी के लिए मोशन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड किस पर किया? ऑब्जर्वर पर। यानी कि कोई वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, इसका डिसीजन ऑब्जर्वर के अनुसार होगा। तो क्या मतलब हुआ कि मोशन अगर हम बताएंगे तो सबसे पहला लाइन मोशन में आएगा कि मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ये मोशन का सबसे पहला लाइन। मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का एक कंबाइंड इफेक्ट है। यानी मोशन को बताने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर भी चाहिए। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। अब चलिए मान लिया जाए सर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है सर, तो फिर सर कैसे जानेंगे कि हम रेस्ट में हुए कि मोशन में हुए सर? हैं? अगर सर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जर्वर भी है, तब कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चला बताइए, अभी बताए तो पोजीशन देखना होगा कि क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हम कहेंगे कि whenever there is a change in the position of an object with respect to an observer, then the object, तब हम कहेंगे then the object is said to be in motion। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोशन में तो हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? said to be in motion with respect to the observer। हाँ, ऑब्जेक्ट मोशन में तो हुआ सर, लेकिन किसके लिए मोशन में हुआ? ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हुआ, हमारे लिए नहीं। अगर हमारे लिए उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हमारे लिए अभी भी वो रेस्ट में होगा। तो ये मोशन का कंसेप्ट है बच्चों कि मोशन के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है
जब दोनों है तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। तो फिर इसका डिसीजन कैसे होगा? तो अब हमको देखना होगा कि क्या ऑब्जेक्ट का, वस्तु का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वस्तु का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रहा होगा तब हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। वस्तु क्या हुआ? मोशन में हुआ। लेकिन किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। तो वही ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। रेस्ट बोल दिए थे क्या? सॉरी, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा तब हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? रेस्ट में है। वस्तु क्या है? रेस्ट में है। यानी कि हम लिखेंगे एंड इफ देयर इज no change in the position of an object with respect to the observer, then the object is said to be in rest। और अगर वस्तु का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट में है। आई बात समझ में? तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ मोशन। समझ में आया कि मोशन क्या हुआ? तो मोशन इज ए कंसेप्ट। मोशन को बताने के लिए बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है तभी हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? रेस्ट में है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वस्तु क्या कहलाएगा? अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है तभी हम डिसाइड करेंगे कि वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक है? अब रेस्ट में है या मोशन में है इसका पता कैसे चलेगा सर? ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है, दोनों है। तब फिर हमको यहाँ पर देखना होगा कि क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा ऑब्जर्वर के लिए तब हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके बच्चों, चलिए फिर अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इस मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो मोशन का एक टाइप एक्सिस के आधार पर भी बांटा गया है। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। ठीक है? टाइप्स ऑफ motion on the basis of axis।
एक्सिस के आधार पर मोशन को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो एक्सिस के आधार पर, जैसे हमको पता है हम लोगों के पास कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए इस रूम का डायमेंशन हम पूछे, जिस रूम में आप क्लास कर रहे हैं या जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम इस रूम के डायमेंशन को पूछे तो आप क्या क्या बताएंगे। रूम का लेंथ बताना होगा, विड्थ बताना होगा, हाइट बताना होगा। तो लेंथ यानी एक्स एक्सिस, विड्थ यानी वाई एक्सिस, हाइट यानी जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्सिस का सहारा लेते हैं। तो अगर मान लिया जाए लेंथ को हम लोग एक्स एक्सिस, वाई को ब्रेथ को वाई एक्सिस, हाइट को जेड एक्सिस, इन्हीं आधार पर, इसी आधार पर, एक्सिस के आधार पर हम लोग मोशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है देयर आर, लिख देते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of एक्सिस। एक्सिस के आधार पर मोशन 3 तरह का। कौन कौन है भाई? तो एक को नाम देते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये सर एक्सिस के आधार पर कैसे बांटा गया सर? कुछ नहीं समझ में आया। तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया, खाली लिखने से थोड़े समझ में आएगा। और अगर लिखने से समझ में आ जाता तो लिखा हुआ चीज़ तो किताबों में भी है, तो फिर क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों को लिखा हुआ भी समझ में आता है ना, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए क्लासेस कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए क्लासेस है। और अगर क्लासेस करते हैं तो हर छोटा छोटा बात को भी हम लोग क्लियर करते हैं क्लास में। तो चलिए मान लिया जाए ऐसा, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, यहाँ से ओरिजिन से चला, यहाँ पर आ गया पी पॉइंट पर, समझिएगा, ओरिजिन से चला और पी पॉइंट पर आ गया। तो अब अगर हम कहें कि पी पॉइंट पर उसका पोजीशन बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो पी पॉइंट पर, तो पी कहाँ, तो एक्स में। यानी कि इस पी का पोजीशन बताने के लिए हमको सिर्फ एक्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है एक्स एक्सिस में वाई 0, हम यहाँ 0 नहीं भी लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसका पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ हमको एक एक्सिस एक्स का जरूरत पड़ेगा ना। लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर आ गया क्यू पॉइंट पर, तो यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए हमको सिर्फ y का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको ये भी पता है कि y एक्सिस में x0 0, y इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर q पर है और q पर हम पोजीशन बताना चाह रहे हैं, तो q पर पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक एक्सिस y का जरूरत पड़ेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर P पर है तो P पर भी पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक एक्सिस x का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट
यहां पर है सर, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां पर उसका पोजीशन बताने के लिए कितना एक्सिस का जरूरत पड़ेगा? अगर ये पॉइंट P है तो सर यहां पर पोजीशन बताने के लिए x और y दोनों का जरूरत पड़ेगा सर। क्या यहां पर इसका पोजीशन, इस पॉइंट P पर पोजीशन बताने के लिए आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए, चाहिए ना? तो यही है आधार। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसका पोजीशन बताना चाह रहे हो, और अगर उसका पोजीशन बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, कितना एक्सिस? सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़े, तब उस तरह के मोशन को कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। अब सर ये मोशन कैसा होगा? कोई एग्जांपल? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन में आप चलिए, यहां से चले और यहां पहुंचे, तो अब आपका पोजीशन बताने के लिए इधर का जरूरत है? नहीं सर, अब जहां से चले थे यहां से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहां पर भी ये होगा, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधा रेखा में, मान लीजिए एक बॉल को हमने यहां से फेंक दिया, बॉल आगे जाके रुका, हमने पूछा बॉल का पोजीशन हमसे बताइए। हमसे बॉल का पोजीशन बताने के लिए सिर्फ दूरी का जरूरत पड़ेगा ना, कि सर आपसे इतना दूरी पर है। अगर ऑब्जर्वर हम हैं तो हमसे बॉल का पोजीशन बताना है, तो हमसे बॉल का पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक एक्सिस यानी ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से जरूरत के अनुसार कितने एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है उसके अनुसार मोशन को 3 भागों में बांट दिया गया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अगर वस्तु का पोजीशन बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर वस्तु का पोजीशन बताने के लिए हमको 2 एक्सिस का जरूरत पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर किसी वस्तु का पोजीशन बताने के लिए हमको तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, लिख दिया जाए, तीनों को डिफाइन कर दिया जाए। चलिए लिखा जाए। पहला है if we need only one axis, किस लिए? to represent the position of an object in motion, then such type of motion is called one dimensional motion। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। दूसरा, अब यहां से आप खुद से बता सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? तो सर वैसा मोशन
जिसमें वस्तु का पोजीशन बताने के लिए हमको कितना 3 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। यानी कि हम लिखेंगे इफ वी नीड 2 एक्सिस, किस लिए? टू रिप्रेजेंट द position of an object in motion, then such type of motion is called क्या? टू डायमेंशनल मोशन। इसमें सर क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो आप जिस रूम में है उसका फर्श यानी प्लेन, समतल, तो फर्श पर अगर कोई बॉल है और अगर फर्श पर हम उसका पोजीशन बताना है हमको, तो फर्श पर उसका पोजीशन कैसे बताएंगे? तो सर फर्श के लेंथ से, फर्श के ब्रेथ से उसका पोजीशन बताना होगा। तो हो गया ना 2 एक्सिस। तो मोशन इन ए प्लेन बोल सकते हैं इसको, मोशन इन ए प्लेन। आ रही है बात समझ में? अब जो तीसरा टाइप है मोशन का वो क्या है? तो उसका नाम है क्या? 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। तो किसको कहेंगे सर 3 डायमेंशनल मोशन? बता दीजिए ना। तो थोड़ा सा आप भी तो बता दीजिए। अभी तो समझाए ना कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा। तो सर वैसा मोशन जिसमें पोजीशन बताने के लिए हमको कितना 3 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन? एक्स, वाई एंड जेड। बहुत अच्छा। अरे तो ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि नाज है आप लोगों पर, टैलेंटेड तो हैं। तो कह रहा है इफ वी नीड 3 एक्सिस, किस लिए? टू रिप्रेजेंट द position of an object in motion, then such type of motion is called थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो इसका एग्जाम्पल हमको तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस का जरूरत तभी पड़ेगा जब हम मोशन जमीन से उठ करके ऊपर में कर रहे हों। जैसे हम जिस रूम में हैं, अगर इस रूम में एक मक्खी हवा में उड़ रही है, चाहे कोई एक बॉल हवा में लटका हुआ है, अब हमने कहा कि उस बॉल का पोजीशन रूम के रिस्पेक्ट में बताइए, रूम में वो बॉल कहाँ है। तो सर बॉल हवा में है तो पहले तो उस बॉल का पोजीशन बताने के लिए लंबाई, रूम का लेंथ, ब्रेथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन कितना ऊपर में है, हाइट भी तो चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन इन स्पेस। यहाँ स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं, एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर जब आते हैं तो हमको हाइट का भी जरूरत पड़ने लगता है। इसी को कहा जा रहा है मोशन इन स्पेस। ठीक है बच्चों?
तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर लें क्या पढ़े आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया, और काइनेमेटिक्स जिसमें हम लोग मोशन को तो जानेंगे, उसके कारणों को, ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, इसको नहीं जानेंगे। यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स काउज। उसके बाद जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए तो चूंकि मोशन के बारे में जानना है, तो पहले मोशन क्या है और रेस्ट क्या है इसको जानें। तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये हम लोग तभी डिसाइड कर पाएंगे जब कोई ऑब्जर्वर हो हमारे पास। कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, इसका डिसीजन ऑब्जर्वर ही करता है। यानी कि मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का एक कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है। अब मान लिया जाए हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है, तो फिर सर कैसे पता करेंगे? तब यहाँ पर देखा जाएगा कि हम लोगों का यानी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। एक एग्जाम्पल फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको रांची जाना है अपने घर से। आप अपने घर के पास गाड़ी बैठे, बस के अगली सीट पर बैठे, और वहीं पर आपके बगल में भी एक आदमी बैठ गया। बस चल दी। अगर हम पूछे कि बताइए आप बगल वाले जो आपके बगल में बैठा है उसके लिए आप रेस्ट में हैं कि मोशन में है, तो सर उसके लिए तो हम रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जहां हम बैठे हैं और जहां वो बैठा है, हम दोनों का पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए रेस्ट में है, वो आपके लिए रेस्ट में है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। लेकिन आपके घर वाले जो आपको गाड़ी बैठाए उसके लिए आप क्या हो गए? तो उसके लिए मोशन हो गए। क्यों मोशन हो गए सर? क्योंकि घर वाले घर में ही रह गए और आप गाड़ी से आगे बढ़ गए। एक आदमी जो रोड से देख रहा है आपको, उसके लिए आप मोशन में हो गए, क्योंकि वो जहाँ रोड पर खड़ा है वो वहाँ से आपका पोजीशन लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो वहाँ खड़ा होकर के देख रहा है, आपका पोजीशन क्या हो रहा है? दूर होते जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज होता है तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। ये तो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट हुआ। अब मोशन को पढ़ने के लिए मोशन को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है एक्सिस के आधार पर, और आपके किताब का पहला लेसन भी इसी आधार पर बांट करके बनाया गया है। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो मोशन का पहला चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका क्या कंसेप्ट है? मोशन इन ए प्लेन तीसरा चैप्टर, उसका क्या कंसेप्ट है? यही कंसेप्ट है। एक्सिस के आधार पर मोशन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अगर किसी वस्तु का पोजीशन बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है तो हम उस वस्तु के मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु के पोजीशन को बताने के लिए 2 एक्सिस का जरूरत पड़ता है तो हम उस वस्तु के मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन ए प्लेन भी कहेंगे। और अगर किसी वस्तु का पोजीशन बताने के लिए तीनों एक्सिस का जरूरत, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ता है, तब हम उस वस्तु के मोशन को
3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर देखते हैं तो, और जो बेल आइकन है उसको जरूर फॉलो कीजिए, उसको जरूर दबाइए, ताकि आपको सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे, कौन सा वीडियो डाला जा रहा है। और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, इसी बात के साथ आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पहला टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी 1 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, समझिए। थैंक यू।